हेलो एवरीवन, आई एम निहाल अहमद। वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड मोशन। ये लेक्चर बेसिकली एसपीआई स्टूडेंट के लिए है और क्लास 9th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने मोशन का लेक्चर्स अपलोड किया है, लेक्चर्स बनाया है, ठीक है ना। आप लोग उसका लेक्चर्स जो मोशन का बना हुआ है वो पूरा कंप्लीट है, यानी पूरा कंसेप्ट, पूरा न्यूमेरिकल, सारा चीज, ग्राफ जितने भी हैं सब चीज आपको कवर किया गया है। जिस किसी को भी वो लेक्चर्स देखना है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। और फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैं दूंगा आपको बनाने के लिए, और आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं फोर्स एंड मोशन। ओके ओके, चलिए। तो सिंपली फोर्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि फोर्स इज सिंपली अ पुश और पुल, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे पुश करते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी, जैसे ये है, ये हमारा क्या है, मोबाइल है, इसको मैंने क्या किया, ऐसे पुश किया। ठीक है ना। चाहे इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे पुल करूंगा। ठीक है ना। तो फोर्स इसी को बोला जाता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये पूरा फुल कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, तो मैं उस डेफिनेशन को लिखूंगा कि फोर्स बेसिकली होता क्या है, उसको आप समझिएगा। ठीक है ना। तो क्या होता है फोर्स? फोर्स बेसिकली, ओके, फोर्स इज ए पुश और पुल of an object which changes or tries to changes the state of rest or uniform motion in a straight line। ठीक है, यानी ये एक कंप्लीट डेफिनेशन बनता है कि फोर्स बेसिकली क्या होता है। फोर्स इज ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं कि फोर्स के हेल्प से उस रेस्ट का जो स्टेट है, स्टेट दो होता है, कौन कौन सा, एक रेस्ट स्टेट, एक यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट। तो रेस्ट जो स्टेट है, हम फोर्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस रेस्ट स्टेट को हम मोशन में ला सकते हैं। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, ठीक है, तो उस बॉडी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट स्टेट में ला सकते हैं। किसके हेल्प से? फोर्स के मदद से। ठीक है। तो यहां पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। ट्राई टू चेंजेस करने क्या मतलब, जैसे एक दीवार है, अब दीवार पे हम धक्का दे रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या उसका स्टेट चेंज हो रहा है? क्या नहीं चेंज हो रहा है ना, यानी वो रुका ही रहेगा। उसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो स्टेट चेंज करे या हो सकता है ना करे। तो बेसिकली हमारा फोर्स क्या है, एक पुश और पुल है, जिसके वजह से किसी भी स्टेट को हम या चेंज कर सकते हैं या तो नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चेंज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से। तो इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन में ऐसा देखने को मिलेगा। समझ में आया चीजें। तो फोर्स क्या होता है बेसिकली? फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कोई भी बॉडी अगर रुका हुआ है तो फोर्स के हेल्प से हम क्या कर सकते हो, इसको यूनिफॉर्म मोशन दे सकते हैं। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम उसको फोर्स के हेल्प से उसको रोक सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये होता है हमारा फोर्स। जैसे आप देखिए, जैसे कोई बाइसिकल चल रहा है, ठीक है ना, बाइसिकल चल रहा है, तो बाइसिकल क्यों रुक जाता है? रीजन क्या है कि हमें पीछे उस बाइसिकल के जो टायर है उसमें पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो उसके वजह से हमारा बाइसिकल रुक जाता है। ठीक है ना। तो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यानी फोर्स की हेल्प से अगर वो बाइसिकल यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा था, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो बाइसिकल रुक जाता है। समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है क्या? चलिए ठीक है। तो बेसिकली यहां पर आप देख सकते हैं कि नेट फोर्स क्या है, कहने क्या मतलब है,
व्हेन 2 और मोर फोर्सेस आर कंबाइंड, जब 2 और 2 से ज्यादा फोर्सेस कंबाइंड होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, या तो ऐड कर देते हैं या तो सबट्रैक्ट करते हैं। ऐड कब करते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे आप यहां पे इस फिगर को आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप यहां भी देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है और ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। और यहां पे ये भी देख सकते हैं कि ये जैसे ये दो इंसान है, ठीक है, ये फोर्स लगाकर इस सोफा को ले जा रहे हैं, ऐसे ले जा रहे हैं, और ये भी उधर की तरफ खींच रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन। ये जो फर्स्ट पर्सन है वो 25 न्यूटन लगा रहा है और जो सेकंड पर्सन है वो 20 न्यूटन लगा रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए यहां पे जो नेट फोर्स आएगा वो 25 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 45 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो दैट इज कॉल्ड नेट फोर्स। तो ये नेट फोर्स इसमें कितना लगा, 45 न्यूटन लगा। ओके, चलिए अब यहां देखते हैं कि फोर्स इन द सेम डायरेक्शन एट द टू फोर्सेस टुगेदर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो सपोज कीजिए कि ये एक्स और एक वाई दोनों बंदे हैं, ये दोनों कोई पर्सन है, एक्स और वाई, ठीक है। चाहे हम मान लेते हैं कि ये हमारा राम है, ठीक है, और ये दूसरा इसको क्या मान लें, श्याम मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं, राम और श्याम। राम जो है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लगा रहा है, यानी एक्स का वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, 5 न्यूटन मान लेते हैं, ठीक है। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। और श्याम जो है वो कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन लगा रहा है, ठीक है ना। तो टोटल जो नेट फोर्स जो है वो कितना होगा, तो चूंकि फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, तो दोनों फोर्स को क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। तो हमारा जो नेट फोर्स जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, नेट फोर्स जो आएगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी x का वैल्यू कितना है हमारा 5 और y का वैल्यू कितना 10, तो कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। अब 15 न्यूटन किस डायरेक्शन में होगा, हमारा फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो 15 न्यूटन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझ में आया, ठीक है। लेकिन जब फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब फोर्स जो लगेगा डिफरेंट डायरेक्शन, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी लगा रहे हैं, तो देखो अब क्या हो रहा है कि जो राम है, ये क्या हमारा राम है ना, और ये हमारा श्याम है, ठीक है, ठीक है। राम जो है वो कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है, मान लो 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और श्याम जो है वो कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, कितना 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नेट उसको लेंगे, जैसे देखो हम यहां पे जिसका फोर्स का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसको हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारा x है, तो x कितना हो जाएगा 20 और y का कितना हो जाएगा 10, तो कितना नेट फोर्स हो गया 10 न्यूटन। अब जो 20 जो न्यूटन फोर्स लग रहा था उसका डायरेक्शन किधर, इधर है, और 10 न्यूटन का डायरेक्शन इधर है, तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। समझ में आया चीजें, किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आया चीजें, ठीक है। तो नेट फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगा उस तरफ नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है। समझ में आया अच्छे से, इसमें किसी को डाउट है क्या, ओके, आसान है ना। चलो अब देखो बैलेंस फोर्स vs अनबैलेंस फोर्स, ठीक है ना। बैलेंस फोर्स करने क्या मतलब है कि देखो, जैसे देखो क्या है कि सपोज करो कि एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, और सेम फोर्स लगाने के बाद, सेम फोर्स करने का मतलब है कि इधर जो पर्सन है, जो मेरा हाथ जो खींच रहा है वो भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और इधर जो पर्सन है वो भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर अभी हम अभी रेस्ट में हैं, तो क्या ये रेस्ट से मोशन में आ जाएंगे, क्या नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि नेट फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, क्योंकि इधर से 5 न्यूटन इधर और 5 न्यूटन इधर, तो क्या करेंगे, दोनों का फोर्स सेम है, तो जब सेम फोर्स लगता है तो क्या एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, जब डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स होता है तो क्या होता है x माइनस वाई, और दोनों सेम लग रहा था 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेट फोर्स हमारा 0 हो गया, इसका मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, तो उस फोर्स को बोलेंगे बैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे इसको, बैलेंस फोर्स। व्हेन द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स 0 that does not produce the change in a state of rest or uniform motion in a straight line।
तो अगर हम रुके हुए हैं और हमारे पर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट जो स्टेट है वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना, यानी मोशन में नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए कि सपोज करो कि एक बाइसिकल है, ठीक है ना, इस पे आगे की तरफ फोर्स जो लग रहा है, सपोज करो फोर्स जो लग रहा है, फ्रिक्शन जो है, मान लो सपोज यहां पे फ्रिक्शन जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, मान लो 5 न्यूटन लग रहा है, ओके, और ये शुरुआत से ही कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चले यानी यूनिफॉर्म मोशन में चले, उसके लिए फोर्स इसको कितना लगाना पड़ेगा, 5 न्यूटन लगाना पड़ेगा, तब जाके ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में रहने के लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां बैलेंस फोर्स होनी चाहिए, समझ में आ रहा चीजें। तो जो बैलेंस फोर्स बेसिकली क्या करता है, स्टेट को चेंज नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर वो रेस्ट में है तो बैलेंस फोर्स की वजह से वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो बैलेंस फोर्स की वजह से वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। लेकिन अनबैलेंस फोर्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या कि हमारा नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अगर इधर 5 न्यूटन लग रहा है और इधर अगर 3 न्यूटन लग रहा है तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहां पे अगर यहां पे नेट फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है और यहां पे लग रहा है 3 न्यूटन, तो हमारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 न्यूटन, यानी नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में होगा ना। तो फोर्स के कारण ये क्या होगा कि इसका जो स्टेट है वो चेंज कर जाएगा, यानी नेट फोर्स की वजह से। ये नेट फोर्स 0 हमारा नहीं हुआ, क्या हुआ, नेट फोर्स हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी F इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो उस केस में हमारा स्टेट क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। तो व्हेन द नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज नॉट 0 दिस प्रोड्यूस अ चेंज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सपोज करो कि यहां एक बंदा 10 न्यूटन से खींच रहा है, 10 न्यूटन से हम रुके हुए हैं, एक बंदा यहां से 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक 5 न्यूटन से खींच रहा है हमारा हाथ, ठीक है। तो मैं किधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा ना। तो अभी पहले हमारा स्टेट क्या था, रेस्ट था, बाद में कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, समझ में आया चीजें, मोशन में आ गया। तो इसका मतलब स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये कौन चेंज कर रहा है, अनबैलेंस फोर्स कर रहा है, ठीक है ना। अगर वो जैसे यहां पे भी एग्जांपल हमने दिया था कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई भी एक बाइसिकल है, ठीक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा होगा कि यहां पे 5 मीटर लग रहा है तो यहां भी 5 मीटर लग रहा होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा। लेकिन अगर मान लो कि हमने क्या किया कि फोर्स ज्यादा लगा दिया, मान लो +2 न्यूटन और ऐड कर दिया, तो +2 न्यूटन और ऐड करेंगे तो ये वेलोसिटी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेलोसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि F नेट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, समझ में आया चीजें। तो हमारा अनबैलेंस फोर्स जो है वो स्टेट को चेंज करता है, ठीक है ना, ओके। हो सकता है ये भी कि सपोज करो कि इसका जो है जो हमारा फ्रिक्शन है वो 7 न्यूटन हो गया, कितना हो गया, जैसे ये बाइसिकल है, ठीक है, ये हमारा v जो है कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है और इधर अप्लाइड फोर्स मान लो 5 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स हमारा 5 न्यूटन लग रहा है, तो हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो कम होते जा रहा है, यानी कितना हो गया, मान लो ये 3 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे ये कम हो गया, तो क्या हो रहा है, हमारा जो नेट फोर्स आ रहा है वो किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है ना, यानी ये मोशन हमारा इधर है और नेट फोर्स हमारा इधर आ रहा है। तो क्या होगा, बाइसिकल एक समय ऐसा होगा कि रुक जाएगा, क्योंकि हमारा फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो ये रुकेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या याद रखना है कि बैलेंस फोर्स क्या करता है, स्टेट को चेंज नहीं करता है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन है यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, बैलेंस फोर्स की वजह से। और अनबैलेंस फोर्स जो है वो स्टेट चेंज कर देता है, रेस्ट में है तो यूनिफॉर्म मोशन कर देगा, यूनिफॉर्म मोशन रेस्ट में कर देगा, या यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी कर देता है, ठीक है ना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये अनबैलेंस फोर्स है। अगर बैलेंस फोर्स होता तो ये दोनों क्या होता है, दोनों बैलेंस होता है ऐसे, ठीक है ना। आप यहां देख सकते हो कि ये भी क्या जो फिगर दिख रहा है ये कैसा फिगर है, ये 300 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है और इधर कितना लग रहा है, 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो इस केस में आप क्या देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये इस तरफ गिर जाएगा, क्योंकि इधर हमारा मोशन होगा, ठीक है ना। तो ये कैसा है, ये भी क्या है, हमारा अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है ना, ओके। चलिए
अब बैलेंस फोर्स कब हो जाता है? जब ये बंदा भी कितना लगाता, 300 न्यूटन लगाता, तो हमारा बैलेंस फोर्स हो जाता है। ठीक है ना, ओके। चलिए अब देखिए यहां पे ट्रक जो है, ट्रक स्टील जो है, देखिए यहां पे ट्रक स्टेज स्टील, ठीक है ना, यानी ये रुका ही रहेगा। क्यों रुका रहेगा? देखो यहां से 100 न्यूटन लग रहा है और यहां से भी क्या लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है। इसका मतलब ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, क्योंकि ये बैलेंस फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे अनबैलेंस फोर्स क्या है, देखिए ये 100 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा है इस तरफ, और इस 60 न्यूटन फोर्स इधर लगा रहा है, तो नेट फोर्स हमारा क्या होगा? नेट फोर्स हमारा हो जाएगा 100 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? 40 न्यूटन हमारा हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? इसका हमारा ये जो बॉडी है इसका स्पीड है जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया चीजें? तो ट्रक जो होगा वो किस डायरेक्शन मूव करेगा? इस डायरेक्शन मूव करेगा, क्योंकि हमारा जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। ठीक है ना, समझ में आया चीजें? ओके, यानी कहने का मतलब है कि बिगर फोर्स जो है, बड़ा जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है और छोटा फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं कि देखिए कि व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली on a body bring about a change in state of rest or uniform motion in a straight line, then the force acting on the body। यानी कह रहा है कि बहुत सारे, जैसे एक बॉडी है इसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, और वो जो फोर्स जो लग रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है? चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी इसके वजह से क्या हो रहा है कि स्टेट जो हो जा रहा है चेंज कर जा रहा है। तो स्टेट किसकी वजह से चेंज कर देता है? यानी स्टेट जो चेंज कर रहा है वो किस फोर्स की वजह से कर रहा है? अनबैलेंस फोर्स। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, बैलेंस फोर्स तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा? अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है, क्या प्रभाव करता है फोर्स की वजह से, हम क्या प्रभाव, किसी भी अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो फोर्स क्या कर सकता है? वो स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक है ना, ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं क्या करता हूं कि मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, ठीक है, तो इसका जो, जैसे यहाँ ये इनिशियल वेलोसिटी हमारा मान लो जो भी है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इधर फोर्स लगाने से क्या होगा? फोर्स लगाने से क्या होगा? इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मान लो कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी इसका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो फोर्स क्या करता है? स्पीड को चेंज कर देता है। ठीक है ना, और क्या हो सकता है कि अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन इधर, मान लो हमारा मोशन इधर हो रहा है, ठीक है ना, और मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, अब मोशन हमारा इधर हो रहा है, तो क्या करेगा? वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, वेलोसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा ना। ठीक है, आप जैसे साइकिल चलाते हो, साइकिल में कोई बंदा जा रहा है, मैंने ऐसे धक्का दे दिया तो स्पीड बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता है? तो हम क्या किए? फोर्स दिए। अगर मैं हाथ से रोकता हूं, उस पर फोर्स इधर तरफ लगाता हूं, तो उसका स्पीड कम हो जाता है। ठीक है ना, तो फोर्स क्या कर सकता है? स्पीड को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आप फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल ऐसे आ रहा है और आपने क्या किया? एक एंगल से मारा, क्लिक किया, ऐसे करके फुटबॉल को हिट किया, तो क्या हुआ? इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो फोर्स क्या कर सकता है? डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। अब जैसे फुटबॉल आ रहा है, ठीक है, फुटबॉल आ रहा है, अब मैंने इसे हिट किया तो उसका स्पीड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हुआ। तो फोर्स क्या कर सकता है? स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना, ओके। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे देखो एक रबड़ लो, रबड़ पे हम फोर्स ऐसे लगाओ, रबड़ पे फोर्स लगाओ, ऐसे करके फोर्स लगाओ, ठीक है, तो क्या होगा? उसका रबड़ का शेप और साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। ठीक है ना, ओके। चलो, व्हाट इज मोशन? जैसे पिछले क्लास में बताया था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन ओवर टाइम विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। ठीक है ना, अब मैंने पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? स्पीड भी पिछले लेक्चर में बताया है कि द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव्स। इसका मतलब रेट ऑफ इच ऑब्जेक्ट मूव्स कहने का मतलब है कि डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है ना, इसका मतलब कि रेट ऑफ डिस्टेंस, यानी
कितने रेट से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसको बोलेंगे स्पीड, या इसको कह सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ट्रेवल एंड द टाइम टेक्स टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि स्पीड जो है ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ये पिछले लेक्चर्स में हम बता चुके हैं। ओके, तो इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। ओके, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ओके ना। ओके, ये जैसे हमारा क्लॉक है, इसके पास भी जो क्लॉक के पास जो आपको सुई जो दिख रहा है वो भी क्या है, उसका भी मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसके पास भी स्पीड होता है। ये जो आपको पर्सन जो दिख रहा है, ठीक है, ये दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसी भी टाइम इंटरवल में, तो इसके पास भी क्या है, स्पीड है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी बेसिकली हम पिछले बारे बताए थे कि द स्पीड ऑन ऑब्जेक्ट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी इस किसी भी ऑब्जेक्ट में स्पीड जो होगा लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो उसको बोलेंगे वेलोसिटी। बेसिकली स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी के बाद क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और हमारा स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर स्पीड है और उसके बाद एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है तो वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है ना। अगर किसी के पास डिस्टेंस है और उसके पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हो जाता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, ये तो पता है आपको। ओके, तो वेलोसिटी डोंट कंफ्यूज दिस विथ स्पीड, दे डोंट मीन द सेम थिंग, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है स्पीड से, ठीक है ना। वेलोसिटी मस्ट ऑलवेज इंक्लूड अ डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास हमेशा डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। जैसे एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन का जो वेलोसिटी है माइट बी 1600 किलोमीटर पर आवर इन साउथ डायरेक्शन। ये क्या बता रहा है कि हमारा जो एरोप्लेन का जो वेलोसिटी है वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। तो यहां डायरेक्शन हमने क्या किया, स्पेसिफाइड कर दिया ना, ठीक है ना। वेलोसिटी जो है चेंज कब होगा, देखो वेलोसिटी चेंज कब होगा, वेलोसिटी चेंज कब होगा, जब या तो या स्पीड चेंज हो या हमारा डायरेक्शन चेंज हो या दोनों साथ चेंज हो तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन पिछले लेक्चर्स में बता दिया हूं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है ना। फिर भी देख लो, द रेट एट विच वेलोसिटी चेंज, यानी किस रेट से हमारा वेलोसिटी चेंज कर रहा है, यानी a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या, रेट ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। तो किस रेट से हमारा वेलोसिटी चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। द चेंज वेलोसिटी, ठीक है, द चेंज वेलोसिटी चेंज स्पीड या डायरेक्शन और बोथ, यानी वेलोसिटी हमारा यहां पे वेलोसिटी जो चेंज करेगा वो तो हमें पता है कि कब करेगा, या तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, ठीक है ना। वेलोसिटी कब चेंज हो सकता है, जब हमारा स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो तो हमारा वेलोसिटी चेंज होगा, जैसे अभी बताया हूं मैं, ठीक है ना। इट इज नॉट जस्ट हाउ मच वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है, यानी इसमें हम ये नहीं बताते हैं कि मतलब कि इसमें हम ये नहीं बताते हैं कि कितना हमारा वेलोसिटी, कितने रेट से हमारा वेलोसिटी चेंज हुआ, हम एक क्वांटिटी नहीं बताते हैं, हम इसमें यह भी बताते हैं कि कितना तेजी से वो वेलोसिटी चेंज किया। समझ में आया चीजें, ठीक है। द फास्टर द वेलोसिटी चेंजेस द ग्रेटर द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हमारा वेलोसिटी जो है बहुत तेजी से चेंज होगा तो हमारा एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। सपोज करो कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू 1 है, एक एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो वेलोसिटी जो होगा, चेंजेस जो होगा वो बहुत तेजी से होगा एज कंपेयर टू a इक्वल टू 1। अगर a इक्वल टू -1 आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। ओके, चलिए, और इसमें हमारा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन ये वाला a इक्वल टू वाला फास्टर रेट से इंक्रीज करेगा और ये वाला कम रेट से इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन फॉर्मूला जैसे आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन में, क्या पढ़ा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। एक तो आपने ये भी पढ़ा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और एक पढ़ा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
ठीक है, ये सब चीजें आप पिछले लेक्चर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये जो 1 कह रहा है ये फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, और ये सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, और ये हमारा थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। तो पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं, ठीक है। विथ नो आउटसाइड फोर्स दिस ऑब्जेक्ट विल नेवर मूव। विथ नो आउटसाइड फोर्स दिस ऑब्जेक्ट विल नेवर स्टॉप। कहने क्या मतलब है, जैसे ये रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, क्या हुआ है, ये रुका हुआ है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट बिना फोर्स का मूव कर सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि मूव करने के लिए इसे फोर्स की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया चीजें? इधर देखिए, विथ नो आउटसाइड फोर्स दिस ऑब्जेक्ट विल नेवर स्टॉप, ठीक है। अगर आउटसाइड से, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और ये फ्रिक्शनलेस है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी चलता जाएगा, चलेगा ना। तो अगर आउटसाइड फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है ना। ओके, अब ये सेकंड लॉ में क्या है कि इसमें F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अभी आगे बताएंगे, ठीक है। द मोर फोर्स यानी द मोर एक्सेलरेशन, यानी जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज्यादा लगाएंगे वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट ज्यादा करेगा, इसका मतलब क्या है कि उसका स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, ठीक है ना। ओके, ये क्या है, ये एक्शन रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि ये है, ये इसको पुश कर रहा है ऐसे, और ये वाला इधर इसको पुश कर रहा है, यानी ये वाला इसको ऐसे कर रहा है और ये वाला ऐसे कर रहा है। उसी तरह ये वाला इसको ऐसे कर रहा है और ये वाला इसको ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, और ये एक्शन रिएक्शन किस में आता है, न्यूटन थर्ड लॉ में आता है, ठीक है ना। अब न्यूटन का जो एसआई यूनिट होता है, सॉरी फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो कितना होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, या यूनिफॉर्म मोशन लिख लो, यूनिफॉर्म, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन tends to stay in uniform motion unless acted upon by unbalanced force। देखो बैलेंस फोर्स की वजह से स्टेट चेंज नहीं कर सकता है, नहीं करता है ना, अनबैलेंस फोर्स की वजह से चेंज करेगा, ये तो पता है आपको। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, जब तक कि कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स नहीं, ठीक है ना, अनबैलेंस फोर्स, तो उसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया में देखिए क्या है, मास क्या होता है, मास इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट। बेसिकली आपको पता है कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, यानी कोई ऐसा चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास वॉल्यूम हो उसको बोलते हैं मैटर, ठीक है। उसी तरह ये तो हो गया। अब हमारा मास क्या होता है, मास बेसिकली क्या होता है, मैटर के क्वांटिटी को मेजर करता है, इसी को बोलते हैं मास, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, केजी होता है, किलोग्राम। ओके, व्हाट इज इनर्शिया, inertia is an inherent property of an object that cannot change its state of rest or uniform motion in a straight line। कहने का मतलब है कि inertia एक बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जो खुद से अपना रेस्ट स्टेट या यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। उसके लिए क्या लगेगा, यानी कहने का मतलब खुद से अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये मोबाइल रखा हुआ है, तो टाइम बीतता जाएगा, इस बॉडी का प्रॉपर्टी है कि रुका ही रहेगा, ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है, लेकिन हम फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है कि प्रॉपर्टी यही है कि ये खुद से अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करेगा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है,
और चारों तरफ कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी चलता जाएगा, ठीक है ना, है ना। तो ये क्या होता है, ये इनर्शिया एक बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जो खुद से अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना, खुद से। तो इसलिए इसको फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है ना। मोर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया द ऑब्जेक्ट विल हैव, ठीक है ना। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा मास होगा, ठीक है, उसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा, और जिसके पास कम मास होगा उसके पास कम इनर्शिया होगा। समझ में आया चीजें, ठीक है। तो आगे देखिए, अ फुटबॉल एंड स्टोन हैज सेम मास, ठीक है। तो फुटबॉल और स्टोन के पास सेम मास है, तो क्या होना चाहिए, सेम मास है तो सेम इनर्शिया होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ हैव सेम इनर्शिया। एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल है जिसका मास कितना है 500 ग्राम, ठीक है, यानी आधा किलो, ठीक है, ओके, समझ में आया। और एक पत्थर है, एक स्टोन है जिसका मास कितना है 5 kg है। तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करना है कि विच हैव मोर इनर्शिया, किसका ज्यादा इनर्शिया होगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओके ना। फुटबॉल का कितना है 500 ग्राम है, और हमारा स्टोन का कितना है 5 kg है, ठीक है। तो बताना है किसका इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है ना, ओके। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, ओके। अब देखिए टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहने क्या मतलब है कि जैसे आप एग्जांपल से यहां समझेंगे कि जैसे ये क्या कर रहा है, ये फ्लिक कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, ये कार्डबोर्ड लगा हुआ है, ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड है, और यहां पे क्या है, हमारा एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। तो जब जैसे हम इसको फ्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये तो जो कार्डबोर्ड है, ये तो जो कार्डबोर्ड हमारा है वो इधर आ जाएगा, और हमारा जो ग्लास है, ठीक है, जैसे ये ग्लास है, ठीक है, तो ग्लास में जो कॉइन है वो क्या होगा, नीचे की तरफ गिरने लगेगा, ठीक है ना, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है, कार्डबोर्ड पे लग रहा है, इस पे कॉइन पे थोड़ी लग रहा है। तो कॉइन पे नहीं लग रहा है, तो अपना जो स्टेट है वो तो चेंज नहीं करेगा, और स्टेट शुरुआत में क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट है ना, तो इसलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो कॉइन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए एक और भी एग्जांपल होता है, जैसे देखिए आप कहां बैठे हो, सपोज करो कि आप बस में बैठे हो, है ना, और बस में बैठे हो तो आप जैसे अभी बैठने गए हो, उसमें क्या है, आप रेस्ट स्टेट में हो, यानी बस रुकी हुई है, अब उस बस में बैठे हो और बैठ गए। बैठने के बाद क्या होता है कि अचानक से बस चलना स्टार्ट कर देता है, तो आप कैसे ऐसे पीछे की तरफ हो जाते हो, होते हो कि नहीं होते हो, होता है ना। तो ये किस कारण होता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है, ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन कहने क्या मतलब है कि जैसे आप यहां देख सकते हो कि जैसे बस क्या है, ये बस जो क्या है, किस में है, मोशन में है, ठीक है ना, बस मोशन में है। अचानक से ड्राइवर क्या किया, ब्रेक लगा दिया। तो जब ब्रेक लगाता है तो क्या हुआ, हम थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो हमारा जो पैर का जो कांटेक्ट है वो किसके साथ लगा हुआ, बस के साथ लगा हुआ है, लेकिन हमारा शरीर जो है वो बस के साथ नहीं लगा हुआ है, यानी हमारा जो शरीर है वो बस के साथ नहीं लगा हुआ है। तो हम किस स्टेट में है, ब्रेक मारने से पहले मोशन के स्टेट में है, ठीक है ना। तो हम मोशन में ही रहना चाहेंगे, ठीक, इसलिए जब ब्रेक मारेंगे तो हम इसलिए आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है ना। तो ये किस कारण होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है। अब यहां देख सकते हो कि जैसे ये कार चल रहा है, आराम से ऐसे चल रहा है, कार चल रहा है, अचानक से क्या होता है कि ये ऐसे मुड़ने लगता है। तो मुड़ने लगता है, ठीक है, तो जो यहां पे जो बैठा हुआ है, जैसे ऐसे ऐसे मुड़ रहा है, ठीक है, ऐसे मुड़ रहा है, ठीक है, ऐसे करके मुड़ रहा है, तो हमारे पे जो फोर्स जो लगेगा इस तरफ लगेगा। यानी हम क्या होता है कि सपोज करो कि ये बस है, देखो ध्यान से, ये बस है, बस में हम बैठे हुए हैं और अचानक से बस ऐसे मुड़ गई, तो हम थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन,
ठीक है ना, क्योंकि हमारा डायरेक्शन इधर है ना, ऐसे है डायरेक्शन, और हम इसलिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कारण हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस तरफ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं कि एन एथलेट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, देखो क्या होता है कि एथलेट जो है किस में है, रनिंग में है ना, यानी मोशन में है। जब मोशन में है तो वो मोशन में है तो अचानक से वो जहां पे विनिंग लाइन है वहां पे रुक नहीं पाता है। क्यों नहीं, क्योंकि ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन का, क्योंकि हमारा जो स्टेट किस में है, मोशन में है ना। ठीक है, इसलिए इनर्शिया ऑफ मोशन यहां पे हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बेसिकली मोमेंटम के पास क्या होना चाहिए, मास भी होना चाहिए और वेलोसिटी भी होना चाहिए, तब जाके मोमेंटम हो सकता है। अगर मोमेंटम के पास, यानी कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर रुका हुआ है तो उसका मोमेंटम नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट है उसके पास मास तो होगा ही, और वो वेलोसिटी से चलेगा तो उसके पास मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, m इंटू वी। तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो p इक्वल टू क्या होगा, mv हो जाएगा। इसका जो SI यूनिट होता है वो कितना, केजी मीटर पर सेकेंड। मास का क्या होता है, मास का क्या होता है, केजी, और v का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे ही हम यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन? अब चूंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, तो मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। कि अगर ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास m है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन जा रहा है, तो मोमेंटम भी होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से? ओके, तो बताइए मुझे कि मोमेंटम जो है कैसे चेंज करेगा? जब हमारा वेलोसिटी चेंज करेगा तो हमारा मोमेंटम चेंज करेगा, या मास चेंज कर जाएगा तो हमारा मोमेंटम चेंज करेगा। ठीक है ना, क्योंकि मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जब हमारा वेलोसिटी चेंज करेगा तो हमारा क्या होगा, मोमेंटम भी चेंज करेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। ठीक है, शुरुआत में जो हमारा वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो मान लो कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा मोमेंटम इनिशियली। बाद में वेलोसिटी हो गया मान लो 4 मीटर पर सेकंड, तो हमारा मोमेंटम कितना हो जाएगा, m के जगह पर m ही रहेगा इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। समझ में आया चीजें? तो मोमेंटम कैसे बढ़ेगा हमारा, जब हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे किसी ऑब्जेक्ट का तो मोमेंटम हमारा बढ़ जाएगा। मास भी बढ़ाने से हो जाता है। ठीक है ना, ओके, तो मास का यहां ज्यादा रोल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि द masses of two bodies are in ratio, the masses of two bodies are in ratio 5:6 and the velocity are in the ratio 1:2, then their linear momentum in the ratio। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, कोई ऑब्जेक्ट है मास m1 और मास m2, उसका जो रेशियो है कितना, 5/6 है, और उसी का वेलोसिटी जो है v1/v2 कितना है हमारा, 1/2 है। तो बताना है कि p1/p2 क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि p1/p2 को क्या लिख सकते हैं, m1 v1 अपन में m2 v2 लिख सकते हैं ना। अरे बोलिए ना, नहीं बोलिएगा। ठीक है, तो m1/m2 इंटू v1/v2, m1/m2 क्या हो जाएगा हमारा 5/6 एंड v1/v2 क्या हो जाएगा 1/2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या 5/12 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5:12। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है ना क्वेश्चन। ठीक है, ओके। इफ द मास ऑफ बॉडी इज डबल एंड वेलोसिटी बिकम्स हाफ देन द लीनियर मोमेंटम इज। देखो सपोज करो इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल जो मास है मान लो m है, और इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको मान लो कितना है, v है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, mi vi क्या हो जाएगा हमारा, mb हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, बाद में कह रहा है कि अगर मास हमारा डबल हो जाए, यानी m फाइनल कितना हो जाए, 2 टाइम्स हो जाए, 2 टाइम्स ऑफ m हो जाए, और जो वेलोसिटी हो जाए वो कितना हो जाए, हाफ हो जाए, यानी v फाइनल कितना हो जाएगा, v/2 हो जाए। तो हमारा p फाइनल क्या हो जाएगा, m फाइनल v फाइनल, तो क्या हो जाएगा, m फाइनल हमारा कितना है 2m, और v फाइनल कितना है v/2 है।
2 से 2 खत्म हो गया तो m भी हो जाएगा। अब p इनिशियल इक्वल टू क्या है, p फाइनल है। देखो p इनिशियल भी m भी आ रहा है, p फाइनल भी m भी आ रहा है, इसका मतलब मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, मोमेंटम चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, रिमेन्स सेम हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पे क्वेश्चन आता कि अगर वेलोसिटी भी डबल हो जाता तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर बॉडी अब मास डबल हो गया, ठीक है, बॉडी का मास डबल हो गया और वेलोसिटी भी डबल होगा तो लीनियर मोमेंटम कितना टाइम्स बढ़ेगा या घटेगा, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ओके। चलिए यहां देखिए, व्हाट डू वी गेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, ओके। आसान है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अनबैलेंस फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा अनबैलेंस फोर्स है जो लगता है, और वो अनबैलेंस कौन सा फोर्स होता है, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। कौन सा होता है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यहां पे रोलिंग फ्रिक्शन इसलिए बताया गया है क्योंकि बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन तब लगता है कि जब बॉडी कैसा हो, जब बॉडी रोल होता है तो उस केस में हमारा रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, ठीक है ना। यानी मान लो टायर हो गया, उस पर रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, समझ में आया चीजें। जैसे हमारा फुटबॉल हो गया, उस पर रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, समझ में आया चीजें। रेलवे का रेल का जो चक्का है, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी क्या करे, उसमें भी रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसमें कहेंगे, जो ऐसा ऑब्जेक्ट हो, ऐसा इस टाइप का, जिसमें ऐसा है, जैसे हमारा बॉक्स चल रहा है, तो ये ऐसे, इसमें क्या होगा, हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा, जैसे आइस हो गया, ठीक है ना। तो देखिए वो फ्रिक्शन ही है जो मोशन, जब मोशन होगा तो वो अनबैलेंस फोर्स कौन सा लाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लाएगा। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के हैं। पहली बात हम करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसको बोलेंगे, जैसे यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए ध्यान से, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है F, और ये जो हमारा जो ब्लॉक है ये मूवमेंट नहीं करता है, तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस फ्रिक्शन फोर्स को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए शर्त क्या है कि अप्लाइड फोर्स लगना चाहिए, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए, और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और फिर भी हमारा ऑब्जेक्ट अगर नहीं चलता है तो उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे, स्टैटिक, ठीक है। अब उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स किसको बोलेंगे, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसको बोलेंगे कि जब हमारा अप्लाइड फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो, इसको मत ऐसे समझो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसपे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे हमारा आइस स्केटिंग यहां कर रहा है ना, आइस स्केटिंग किया जा रहा है, तो उसपे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। अब एक आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, जैसे हमारा रोलिंग ऑफ टायर ऑफ अ व्हीकल का मूवमेंट हो रहा है, तो उसका क्या रोल हो रहा है ना, तो उस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या हुआ, जैसे शिप फ्लोट ऑन वाटर। अब शिप जो है किसी फ्लूइड पे मूवमेंट हो रहा है, यानी वाटर पे मूवमेंट हो रहा है, तो उस पे क्या होता है, पीछे डायरेक्शन में हमारा क्या लगता है, क्या लगता है, फ्लूइड फ्रिक्शन लगता है। जैसे देखो मान लो ये हमारा शिप है और ये पानी में इसका मूवमेंट हो रहा है, ऐसे मूवमेंट हो रहा है, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो क्वेश्चन आया, व्हेन वी पेडलिंग द बाइसिकल इच स्टॉप। अब हम पैडल कर रहे हैं, ठीक है, जब पैडलिंग कर रहे हैं तो पैडलिंग करने के बाद कुछ समय बाद ये रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि देखो जब हम पैडल करते हैं तो ये मोशन में होता है, ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, इसका पहले वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड था, फिर बाद में कितना हो जाएगा, देख रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड हो गया, बाद में देख रहे हैं कि इसका वेलोसिटी 0 हो गया। आखिर क्यों हो रहा है, क्योंकि पीछे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है जो इसको रोक रहा है, और वो फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो कौन सा हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कहां पे है, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन इट। समझ में आया चीजें। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, ठीक है ना। ओके आगे देखिए, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, लिख लीजिए कि द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम
द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज directly proportional. The rate change of momentum is directly proportional to applied force. क्या हो जाएगा? applied force हो जाएगा. ठीक है, यानी कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि चेंज के लिए हम क्या बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, डेल, ये बताते हैं डेल. ठीक है, तो एफ क्या है, एफ यहां कर रहा है डायरेक्टली का साइन ये देते हैं. अब क्या कर रहा है यहां पे, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल पी. रेट कह रहा है तो क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे. तो ये होता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल पी अपॉन डेल टी, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम. ये क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम. अब चूंकि टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि टाइम भी चेंज कर रहा है ना, टाइम भी चेंज करेगा ना. ये चेंज मोमेंटम करने क्या मतलब है कि इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी में जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी में कुछ टाइम होगा और फाइनल वेलोसिटी में कुछ टाइम होगा, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो भी तो चेंज होगा. तो क्या करेंगे, द रेट, ये चेंज इन मोमेंटम है और टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, और वो क्या होगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है ना. अब ये देखो डेल पी क्या करने का मतलब है, यहां पे देखो डेल पी इक्वल टू होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यानी मोमेंटम का चेंज, और डेल टी क्या हो जाएगा, डेल टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहां पे कि सपोज करो कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 था, यानी अब ऐसे समझो यहां पे देखो पी फाइनल कितना हो जाएगा, mv हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना. और पी इनिशियल कितना हो जाएगा, mu, यानी हमारा बॉडी स्टार्ट हो रहा है u से और हमारा फाइनल वेलोसिटी v है, तो mv माइनस me हो गया. तो ये क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा. सपोज करो कि इनिशियल जो टाइम है वो 0 है और फाइनल जो वेलोसिटी जब कोई भी ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी की तरफ पहुंच रहा है तो उसका टाइम t है, तो क्या लिख सकते हैं इसी जगह पे देखो t माइनस 0 लिख सकते हैं. तो फाइनल के लिए t और इनिशियल जो है 0, तो कितना हो जाएगा, t माइनस 0 हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हैं, m v m u बाई टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. तो फोर्स इज यहां पे लिखते हैं. अब इसके बाद फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी. अब हम क्या करते हैं इसको, कोई अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है ना. जैसे मान लो ऐसे समझो कि जैसे ये है 4 इज डायरेक्टली 2. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेट कैसे कर सकते हैं, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो क्या तब तो बराबर होगा, तब तो इसको बराबर कर सकते हैं जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो. ठीक है, उसी तरह कोई कांस्टेंट से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो जाएगा. तो f इक्वल टू क्या होगा, k इंटू m इंटू वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा. ठीक है, ये कुछ नहीं है. ठीक है ना. अब देखो फोर्स जो है हम पहला बार पढ़ रहे हैं इसलिए हम k का वैल्यू 1 रख लेते हैं. तो फोर्स इससे पहले कभी नहीं पढ़े हो ना, पहला बार पढ़ रहे हो, इसलिए k का वैल्यू 1 रख देंगे. तो f का जो वैल्यू आ जाता है वो क्या होता है, m इंटू वी माइनस यू बाई टी. ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो चीज है ना, अब यहां पर देखो फोर्स इक्वल टू क्या है हमारा, m v माइनस यू बाई टी. अब बताओ v माइनस यू बाई टी किसको क्या बोलते हैं, a बोलते हैं ना. अभी मैंने बताया था f इक्वल टू एम ए. ये कैसे आया देखो, v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी. तो क्या करेंगे, v माइनस यू इक्वल टू ए टी. तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी. तो इस वैल्यू क्या करेंगे, v माइनस यू बाई टी की जगह पे a पुट करेंगे तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन. तो मास को, फोर्स होता है मास को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलता है, फोर्स बोलते हैं. तो ये जो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आया इसको बोलते हैं डेराइव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो बेसिकली जो स्टार्टिंग का जो होता है ये होता है कि यही क्या है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है ना, इतना समझ में आया, इसमें किसमें कुछ डाउट है क्या. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, अब न्यूटन सेकंड लॉ जो कि बताया, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है ना. ओके, अब फोर्स का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, देखो बात यह है कि क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. मास को केजी लिखते हैं
और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने डिराइव किया था पिछले वीडियो लेक्चर में। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, v बाई यू माइनस टी। v क्या होता है, मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, तो कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही देखिए एक जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चूंकि फोर्स का जो इजाद हुआ था, फोर्स जो वजूद में आया था वो बेसिकली न्यूटन की वजह से आया था, इसलिए उसके नाम पे हमारा यूनिट आ जाता है, तो न्यूटन हो जाता है। अगर न्यूटन नहीं करते तो यही होता, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके, समझ में आया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, अब देखो अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ जो आकर्षित करती है, अपने तरफ खींचती है, तो खींचेगी तो उस ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन होगा। तो अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उस ऑब्जेक्ट में, उसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब वेट क्या होता है, वेट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मास ऑन ऑब्जेक्ट। जैसे क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास m है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो अर्थ है ये इस मास को इधर फोर्स लगाएगा, कहां लगाएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा। और वो जो फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, फोर्स इक्वल टू आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है। लेकिन जो अर्थ जो है इस मास को किस एक्सेलरेशन से खींचेगा, नीचे की तरफ, जी से, तो m इंटू जी हो जाता है, ठीक है। और यही फोर्स क्या होता है, वेट हो जाता है, वेट, यानी यही फोर्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वेट हो जाता है। तो वेट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी। समझ में आया, इसमें किसी को डाउट है क्या, आगे चलते हैं। अब देखो फोर्स फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम, जो कि अभी मैंने डिराइव किया कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और ए को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी, ठीक है ना। ओके, समझ में आया। तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ओके ओके, अब रेशियो ऑफ एसआई टू सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे हमको पता है कि देखो इस एसआई फॉर्म में क्या होता है, लेंथ को हम लोग मीटर बोलते हैं, जिसको स्मॉल m बोलते हैं, ठीक है, एसआई में। और सीजीएस में क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। और हमारा मास को क्या बोलते हैं, मास को बोलते हैं किलोग्राम, जिसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ग्राम, सीजीएस के फॉर्म में। ये हमारा सीजीएस के फॉर्म में, ठीक है। और टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम में दोनों सेम होता है, सेकंड, इसमें भी सेकंड होता है, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एसआई टू सीजीएस यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। तो देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एसआई में, एसआई के फॉर्म में फोर्स का वैल्यू क्या आएगा, देखो ध्यान से, कितना हमने निकाला था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो आया था एसआई के फॉर्म में, किलोग्राम एसआई फॉर्म में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन सीजीएस फॉर्म में क्या लिखेंगे, फोर्स का वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। और इसको मिलाकर हम बोल देते हैं डाइन, क्या बोलते हैं, डाइन। समझ में आई चीजें, ठीक है। तो देखो इसको न्यूटन बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइन बोल देते हैं, ओके, है ना। तो अब ये कह रहा है कि एसआई टू सीजीएस का रेशियो, मतलब फोर्स में जो एसआई सिस्टम है और सीजीएस सिस्टम का रेशियो लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एसआई क्या है हमारा, एसआई बाई क्या करेंगे, सीजीएस। तो एसआई क्या है हमारा, यहाँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इस सेकंड में कट जाएगा क्योंकि इसका यूनिट सेम है, ठीक है। अब आप बताइए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो यहां पे क्या लिखोगे, 1000 ग्राम होगा। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या लिखेंगे, इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई क्या करेंगे, ग्राम इंटू सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर कट जाएगा अब, क्योंकि हमेशा किसी चीज को कैलकुलेट करने, जैसे एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, चाहे हम डिवीजन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट यानी जो हमारा यूनिट होता है वो सेम आना चाहिए। तो यहां पे हम सेम ला दिया, और सेम लाने के बाद कितना इसका वैल्यू आएगा, 10 की पावर 5। तो 10 की पावर 5 वैल्यू हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, सी है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये भी पूछा जा सकता है, अगर ये आ जाए
तो आप कर लेना कि 1 न्यूटन में 10.5 डाइन होता है, क्योंकि इसको हम लोग न्यूटन से मेजर करते हैं, इसको हम लोग डाइन से मेजर करते हैं। ठीक है, तो 10.5 क्यों आया कि यहां पे हमने क्या किया, रेशियो दोनों का निकाला। ठीक है, तो 1 न्यूटन में 10.5 डाइन होता है। ठीक है, ओके, इसका 10.5 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे, आसान है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे ये समझना, पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन, a passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. It means that motion of the train is accelerated, uniform motion, retarded along circular track. देखो इसको समझने के लिए एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा बात को अच्छे से। जैसे देखिए, सपोज करो कि ये कोई ऑब्जेक्ट किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, सपोज कीजिए अभी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से क्या कर रहा हूं, कॉइन फेंक रहा हूं, ऐसे करके कॉइन फेंक रहा हूं। ठीक है, जब मैं ऊपर की तरफ कॉइन फेंकूंगा तो एक चीज याद रखना कि अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी के साथ डिटैच होता है, तो जिस टाइम पे वो डिटैच हुआ और जिस वेलोसिटी से वो डिटैच हुआ, अलग हुआ, जिस वेलोसिटी से वो सेपरेट हुआ, उसी वेलोसिटी को ले लेता है और उसी डायरेक्शन को ले लेता है। कहने का मतलब ये है कि ये अलग हुआ तो इसके पास भी वेलोसिटी v रहेगा। समझ में आया चीजें, क्लियर। तो जब ये, अब देखो, अब ये चूंकि ऊपर भी जा रहा है और इधर भी, यानी कॉइन जो है, जो कॉइन का जो मूवमेंट होगा वो ऊपर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ठीक है, ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, जब हम ग्राउंड से देखेंगे तो। समझ में आ रहा है, जब यहां से देखेंगे तब तो कॉइन का मूवमेंट ऐसे भी होगा और इधर। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि जो ट्रेन है उसका जो वेलोसिटी है वो इस तरफ था, इसलिए इधर भी होगा, और ऊपर इसलिए क्योंकि मैंने ऊपर थ्रो किया था। तो क्या होगा, ये ऊपर ऐसे जाएगा, ऐसे जाते जाते ऐसे ऊपर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा। तो नेट जो अगर देखा जाए तो ये इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। कैसे जाएगा, इस तरफ जाएगा। समझ में आया चीजें। तो जब ये यहां पे पहुंचेगा, उसी सेम वेलोसिटी से, तो जो हमारा कॉइन है एकदम उसी जो थ्रोअर है उसी के थ्रोअर के हाथ पर आ जाएगा, यानी ये ऐसे करके यहां पे आएगा, ऐसे। ठीक है, तो जब हम यहां से देखेंगे तो हमें लगेगा कि इस कॉइन का स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है। ठीक है, और जब हम ग्राउंड से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये कैसा मोशन कर रहा है, पैराबोला, यानी इसको पैराबोला बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये थ्रोअर के पास तब आएगा जब ये ट्रेन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। समझ में आया चीजें। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि इसमें क्या कह रहा है कि जो ट्रेन है वो क्या है, कॉइन जो है फॉल्स बिहाइंड कर रहा है, यानी पीछे की तरफ गिर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि इसका बॉडी जो है क्या है, देखो ध्यान से समझो बात को, है ना। ये क्या कर रहा है, अगर एसलेट करेगा, समझो मेरी बात को, एसलेट करेगा तो जब ये किसी भी टाइम पे ये डिटैच होगा, जिस टाइम पे डिटैच हुआ तो इसका वेलोसिटी किधर होगा, इस तरफ होगा। अब वो वेलोसिटी जो होगा इसका, लेकिन ट्रेन का जो वेलोसिटी वो तो आगे बढ़ते जाएगा ना, ट्रेन का जो वेलोसिटी है वो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा तो इसका जो मूवमेंट होगा, जैसे ये ट्रेन है ऐसे, तो ये क्या होगा, ये पीछे गिर जाएगा। क्यों पीछे गिरेगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रहा है, अब बढ़ते जा रहा है, लेकिन कॉइन का तो वही वेलोसिटी होगा जिस तरह वो वेलोसिटी, जिस समय ये जो ट्रेन जो है सेपरेट हो रहा था, ट्रेन जो है इस कॉइन से सेपरेट हो रहा था, वो वेलोसिटी होगा ना, तो उसी वेलोसिटी ये मूवमेंट करेगा अपना। लेकिन इस ट्रेन का तो वेलोसिटी है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये तब होगा जब हमारा ट्रेन एक्सेलरेट करेगा। ठीक है ना, ओके। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कॉइन जो है वो आगे की तरफ गिर रहा है, वो कब होगा, जब हमारा ट्रेन डी एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उसी के हाथ पे तब पहुंचेगा जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो क्या ये समझ में आया आपको कि जब ये ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो थ्रोअर के हाथ में ही गिरेगा, जब ट्रेन एक्सेलरेट करेगा तो कॉइन जो है पीछे गिरेगा, ट्रेन के पीछे गिरेगा, मतलब जहां से फेंका उसके पीछे गिरेगा। जब ट्रेन डी एक्सेलरेट करेगा तो कॉइन जो है आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी इसका ट्रेन का कम रहेगा ना, इसलिए आगे की तरफ गिर जाएगा। समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, देखो क्या है क्वेश्चन
कि a ball is thrown vertically upward in a train moving with uniform velocity, the ball will क्या होगा, रिटर्न बैक टू द थ्रो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया चीजें? ठीक है, आसान है ना। इफ द फोर्स ऑन अ बॉडी इज 50 न्यूटन एंड द मास इज 5 kg, व्हाट कैन बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी? ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का? ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू कितना दिया है, 50 न्यूटन दिया है, और मास कितना दिया है, 5 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या, F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू F बाई M। तो फोर्स क्या है हमारा 50, मास कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। ठीक है ना, आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन 3। ठीक है ना, ये होता है ना। आगे, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, इट्स मोमेंटम इज। अब देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल पी बाई डेल टी, ये होता है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टी माइनस 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फोर्स 0 हो गया, तो फोर्स 0 हो गया तो इसका मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होगा। इसका मतलब क्या होगा, पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम सेम रहेगा। तो मोमेंटम सेम होने का मतलब क्या है कि मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, ओके आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है, ए डर्टी ब्लैंकेट इज बिटेन बाय स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल व्हिच लॉ होल्ड्स गुड फॉर दिस। ठीक है, अब क्या है, एक डर्टी ब्लैंकेट है, एक ब्लैंकेट है, उसको मैं स्टिक से हिट कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, उससे हमारा ब्लैंकेट साफ हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये किस लॉ को होल्ड कर रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। किसको होल्ड कर रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, बढ़ते हैं। ए फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि फोर्स जो है स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। ऐसा हो सकता है क्या, कर सकता है, कर सकता है ना। तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा ना। तो कौन सा हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज। देखो कोई फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है, यानी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। जैसे टेबल है ना, इसमें मास है 2 kg, कितना है 2 kg, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ऑब्जेक्ट विद द सेम वेलोसिटी, यानी फोर्स कितना लगा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी चले। तो भाई कांस्टेंट वेलोसिटी चलने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका रहेगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो चलता ही जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। तो ये बताओ यहां पे कोई फोर्स लगेगा क्या? ठीक है, तो फोर्स तो लगेगा ही नहीं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, यानी इसको लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू बाई टी। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, यानी हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो क्या लिखेंगे m इंटू वी माइनस वी बाई टी। तो कितना हो जाएगा, m इंटू 0 बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ये अभी पूछा है, इसमें क्या बोलते हैं एसपीआई में, इसी टाइप क्वेश्चन 2022 में पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो ध्यान से देखो, अ गन ऑफ मास 10 kg, एक गन है, सपोज करो एक गन है, उसका मास कितना है 10 kg है। ठीक है, 10 kg, 4 बुलेट पर फायर्स ऑफ 4 बुलेट पर सेकेंड, यानी बुलेट जो है 4 बुलेट फायर कर रहा है, कितना 4 है ना, 4 बुलेट फायर कर रहा है। द मास ऑफ ईच बुलेट इज 20 ग्राम, यानी मास ऑफ बुलेट कितना है, ईच कितना है 20 ग्राम है। ठीक है,
and the velocity of bullet when it leaves the gun is and the velocity of the bullet when it leaves the gun is 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी वेलोसिटी का बुलेट क्या होगा, इसका जो बुलेट का जो वेलोसिटी है वो कितना है जब गन को लीव किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी का जो बुलेट है वो कितना है, यानी इस बुलेट का वेलोसिटी कितना है 300 मीटर पर सेकेंड है। तो बताना है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन व्हाइल फायरिंग इज, यानी कितना फोर्स लगेगा किस पे, हमारा गन पे लगेगा जब हम इसको फायर करेंगे। ओके ना, समझ में आ रही चीजें। ठीक है, तो हमें पता है कि एक एक्शन रिएक्शन होता है, समझ में आ रहा है। जैसे हम क्या होता है, अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ बताया नहीं है, ठीक है, फिर भी समझ लो। न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या होता है कि जैसे हम गन से ऐसे हिट किए तो गन जब आगे की तरफ जाएगा तो बुलेट जो हमारा गन है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ आता है। क्यों आता है, क्योंकि हमें पता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। तो गन ने क्या किया, बुलेट पे फोर्स लगा इस तरफ, तो जो हमारा बुलेट है वो गन पे इस तरफ फोर्स लगाता है। तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा। तो फोर्स तो सेम रहेगा, भले एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। एक्सेलरेशन किसका डिफरेंट होगा, एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा। ठीक है ना, लेकिन फोर्स दोनों का सेम होगा। ओके, तो यहां पे वही समझिए कि सबसे पहले अगर हम गन पे कितना फोर्स आ रहा है अगर वो हम कैलकुलेट कर लें तो गन पे कितना फोर्स लग रहा है वही सेम फोर्स होगा, तो वो हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। क्या करा है कि मास ऑफ ईच बुलेट कितना है, 20 ग्राम है। अब क्या है, तो 4 बुलेट फायर किया गया है ना, तो क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 20 ग्राम। ग्राम को क्या करो, केजी में चेंज करो, तो कितना हुआ 20/1000, तो कितना हुआ 8/10, यानी कितना हो जाएगा हमारा 0.8 केजी। ठीक है ना, नहीं सॉरी 0.08 केजी, इतना हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मास का, बुलेट का मास हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें किसी को डाउट। ओके, अब कह रहा है कि यहां पे जो फायरिंग जो हो रहा है 4 बुलेट पर सेकेंड, कितना फायरिंग हो रहा है जब उसका वेलोसिटी कितना है 300 मीटर पर सेकेंड है। तो 4 बुलेट पर सेकेंड, यानी कहने का मतलब क्या है कि 4 बुलेट पर सेकेंड मतलब टोटल मास ऑफ द बुलेट पर यूनिट सेकेंड, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मास ऑफ बुलेट पर यूनिट सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा 0.08 केजी पर सेकेंड हो जाएगा। ये समझ में आया, ये टोटल मास ऑफ बुलेट पर यूनिट सेकेंड इतना हो जाएगा हमारा। तो कितना होगा 0.08 केजी पर सेकेंड। अब देखो यहां क्या कर रहा है कि व्हेन इट लेव्स द गन, अब क्या करेंगे इसको टोटल, अब इसके पास जो, अब देखो यहां पे इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जब वेलोसिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम नहीं आ जाएगा क्या। अगर मैं वेलोसिटी से यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड जो होगा वो क्या करेंगे, क्या होता है इसका फोर्स का, देखो तो फोर्स इक्वल टू होता है एम ए को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखते हैं ना। तो देखो आप यूनिट देखो तो क्या हो जाएगा, देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो तो फोर्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स ऑन बुलेट क्या हो जाएगा 0.08 केजी पर सेकेंड इंटू कितना वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टोटल जो फोर्स होगा, टोटल फोर्स जो बुलेट पर लगेगा वो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 0.08 इंटू 300 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना होगा देखो तो यहां पे ये ऐसे 100 कितना हो जाएगा 24 न्यूटन हो जाएगा। तो ये टोटल फोर्स बुलेट पे लगा, तो गन पे कितने लगेगा, गन पे इतना ही लगेगा।
तो ऑप्शन कौन हो जाएगा 24 न्यूटन। तो यहां पे कुछ ट्रिकी है कि यहां पर ट्रिकी क्या है कि ये हमें टोटल मास ऑफ द बुलेट पर यूनिट सेकंड इतना 0.08 केजी पर सेकंड है। अब ये कह रहा है कि जब हम इसको 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो हमारा एक्सेलरेशन आएगा, दोनों सब मिलाकर हमारा फोर्स आ जाएगा ये पूरा, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ओके, तो इसको एम वी और एन एम बी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है एन एम वी, ठीक है। एन क्या होता है नंबर ऑफ बुलेट, एम क्या होता है मास ऑफ द बुलेट, एंड वी क्या होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना रखेंगे यहां पे आप देख सकते हो, एन का वैल्यू आप रखो एन का वैल्यू जो है ये मास रेट है, ये मास रेट है, याद रखना इसको, मास रेट। एम क्या है हमारा मास रेट, समझ में आया। तो यहां पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां एन का वैल्यू क्या हमने रखा, मान लो यहां एन का वैल्यू हमने 4 रखा, पर सेकंड होगा। क्या याद रखना है एन क्या होगा नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड, आपको याद रखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड क्या है हमारा 4 है एन। एम कितना है हमारा मास ऑफ द बुलेट कितना है हमारा, कितना है 20 ग्राम, इसको केजी में चेंज करो। अब वेलोसिटी कितना है बुलेट का, कितना है 300 है, तो तुम्हारा यही आ जाएगा फोर्स का वैल्यू, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखो एन एम बी, जिसमें एन जो होना है नंबर बुलेट पर सेकंड होना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह सेम करेंगे आगे। देखो क्या है कि एक मशीन गन है, एक मशीन गन है जिसका मास कितना है 4 केजी है, किसका मशीन गन, मशीन गन यानी गन का मास जो है वो 4 केजी है, ठीक है। इट फायर्स 50 ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ 30 बुलेट पर सेकेंड, यानी मास जो बुलेट का जो मास है वो कितना है 50 ग्राम है, 50 ग्राम है। और ये कह रहा है कि एट द रेट ऑफ 30 बुलेट्स पर मिनट कह रहा है, नॉट सेकंड, पर मिनट। तो मिनट क्या करना पड़ेगा सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे एन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 30 बुलेट पर मिनट है, तो मिनट का करेंगे सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 60 से मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड कर देंगे पर सेकंड। तो मिनट को क्या करना पड़ेगा सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना, 30 बुलेट पर मिनट, तो उसको सेकंड में चेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एट द मजल वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड, मजल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है हमारा, कितना है 400 मीटर पर सेकंड। तो फोर्स क्या होता है एमबीएन होता है, ये होता है ना। तो मास ऑफ द बुलेट क्या है हमारा 50/1000 कर दिया। वेलोसिटी कितना है हमारा, वेलोसिटी कितना है 400। एन कितना है, एन नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड कितना है हमारा 1/2 है। तो ये कट करो, 0 कट करो, ये कट करो, ये कट हो गया, तो कितना आ गया ये 2 इधर, तो कितना होगा 10 न्यूटन हो जाएगा। तो 10 न्यूटन जो लगा वो गन पे लगा, तो जितने गन पे फोर्स लगेगा उतना ही किस में लगेगा, सॉरी जितने ही हमारा बुलेट पे लगेगा, 10 न्यूटन जो फोर्स लगा वो किस में लगा बुलेट पे लगा, तो जितने ही बुलेट पे फोर्स लगेगा वही गन में लगेगा, तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हमें ये बताना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द गन, गन का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, ए इसका जो क्या होता है F/m होता है। तो फोर्स हमें 10 आ गया, मास ऑफ द गन क्या है 4 kg है ना, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ गन है, तो कितना हो जाएगा हमारा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट पूछेगा तो क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट इक्वल टू क्या लिखो, कितना फोर्स है 10 है, एक्सेलरेशन ऑफ इच, ऐसे पूछेगा एक्सेलरेशन ऑफ इच बुलेट, हर एक बुलेट का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो क्या करेंगे, हर एक एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स कितना लग रहा है, हर एक बुलेट पे फोर्स कितना लगा 10 लग रहा है। मास कितना है इसका बताओ जल्दी से, मास कितना है बुलेट का 50 ग्राम, ओके। तो 50/1000 करेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10,000 हो जाएगा बाय 50, तो कितना हो जाएगा ऐसे
अब ये होगा 200, यानी 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है किसका, गन का, अब बुलेट का 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, लेकिन फोर्स जो है वो क्या होगा, फोर्स जो है वो सेम रहेगा। समझ में आया चीजें, मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो ये हमारा एसपीआई 2002 में आया हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं कि इफ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट देयर विल बी चेंज इन इट्स डैश और इन द डैश ऑफ इट्स मोशन। तो जब हमारा अनबैलेंस फोर्स लगता है तो क्या चेंज होता है, शेप, स्पीड, डायरेक्शन, शेप, डायरेक्शन, साइज, डायरेक्शन। ठीक है, तो जब हम अनबैलेंस फोर्स लगता है तो हमें पता है कि स्पीड एक चेंज करेगा और क्या चेंज, शेप भी चेंज करता नहीं। देखो शेप जो चेंज करता है वो हमेशा बैलेंस, जब फोर्स लगता है तब शेप चेंज होता है। अगर हम क्या करते हैं 5 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं, 5 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं, तो ये बैलेंस फोर्स है, तो उसके वजह से क्या हुआ, बॉडी में शेप चेंज होता है। अनबैलेंस फोर्स में शेप चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। क्या डायरेक्शन चेंज, हाँ बिल्कुल, अनबैलेंस फोर्स से हमारा डायरेक्शन भी चेंज करेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। शेप भी नहीं करता है, साइज भी नहीं करता है अनबैलेंस फोर्स से। ठीक है, वो बैलेंस फोर्स है। तो याद रखना कि बैलेंस फोर्स से हमारा, बैलेंस फोर्स कैन चेंज शेप, एंड साइज। ठीक है ना, ये हम कर सकते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजिंग इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज। यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन का जो बॉडी है वो रिमेन क्या है, अनचेंज है। तो बताना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी ये बताना है कि हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का वैल्यू क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना, ये हमें पता करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले यहां पे वैल्यू लिख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारा, u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, v कितना है 3.5 मीटर पर सेकेंड है, एंड t कितना है 10 सेकेंड है ना, 10 सेकेंड लग रहा है u से v जाने में। ठीक है, और मास कितना है, मास हमारा है 3 kg है। कितना है हमारा, 3 kg है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ए को क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, m का वैल्यू कितना लिखेंगे, m का वैल्यू 3 है, v का वैल्यू कितना है 3.5 है, एंड u का वैल्यू कितना है 2 है, और टाइम कितना है, टाइम जो है वो हमारा 10 सेकेंड है। ठीक है, कितना है 10 सेकेंड है, तो कितना हो जाएगा 3/10 इंटू कितना हो जाएगा 1.5 होगा। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जो होगा 45/100, यानी कितना हो जाएगा 0.45 न्यूटन। तो 0.45 न्यूटन यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है ना, यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है कि इन द डायरेक्शन अपोजिट मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो, तो फोर्स जो है, फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो जब फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो हमारा, देखो यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना, इसलिए फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का डायरेक्शन भी इधर है और हमारा जो मोशन का जो डायरेक्शन हो रहा है वो इधर ही है। यानी क्या हो, दोनों का सेम डायरेक्शन, मोशन और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अगर फोर्स का वैल्यू नेगेटिव आता तो क्या ऑप्शन होता हमारा, ए ऑप्शन आता। ठीक है ना, ये समझना। ओके, आगे बढ़ते हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय अ बॉडी ऑफ मास 16 kg टू कम टू रेस्ट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी, यानी हमारा जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, कम टू रेस्ट फ्रॉम, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड है, अब फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारा 0 है। अब मास कितना है हमारा, कितना है हमारा मास हमारा है 60 kg।
ठीक है। तो फोर्स जो लग रहा है वो कितना फोर्स लग रहा है हमारा, 4 न्यूटन। ठीक है, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पे जो फोर्स जो लगेगा बेसिकली, ये इसमें क्या हो रहा है कि हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो यहां पे फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो क्यों करता है, क्योंकि फोर्स उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है मोशन के। लेकिन जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी फोर्स जो होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में होता है, मोशन के डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, तो इस वक्त हमारा फोर्स क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा, तो फोर्स हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो देखिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। टी तो है ही नहीं, टी दिया है क्या, हाँ टाइम ही तो निकालना है मुझे, तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितना टाइम लगा। तो F का वैल्यू कितना है, -4, M का वैल्यू बताओ 16, V का वैल्यू 0 है, U का वैल्यू कितना है, U का वैल्यू है 10, और टाइम कितना है T। ओके, तो ये देखो कितना हो जाएगा, T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 इंटू -10 अपन में -4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या होगा 4, 16 को 4 से डिवाइड कर तो 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टाइम, 4 इंटू 10, इसका जो कितना हो जाएगा 40 सेकेंड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि ए मैन थ्रोज अ बॉल वेटिंग 200 ग्राम वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कह रहा है कि एक इंसान है जो एक मास है जिसका 200 ग्राम है, कितना है 200 ग्राम है, जिसका इनिशियल स्पीड जो है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है कि इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ द फ्लाइट, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम क्या होगा, तो हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो तो 0 हो जाएगा। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास मान लो 200 ग्राम है, इसको हम चलो यूनिट में चेंज कर दिए, लेकिन वेलोसिटी तो हमारा 0 है ना, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं आगे। ओके चलिए, अब क्या है देखो, ये मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, ओके देखिए, अ बॉडी, नहीं ये ओके, क्या लिखा है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0 ऑफ मास 2 kg, ऑफ मास 2 kg विच अप्लाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब यह है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है 2 kg है, इसमें फोर्स लग रहा है F इक्वल टू कितना 10 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसका स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि बॉडी जब पे फोर्स लग रहा है इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो क्या करेंगे F इक्वल टू हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि 2 सेकेंड में इसका डिस्टेंस क्या है। तो देखो T इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो T इक्वल 2 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स का वैल्यू कितना है 10 है, मास कितना है 2 है, एक्सेलरेशन a है, तो 2a इक्वल टू कितना होगा 10 हो गया, तो हमारा a का वैल्यू कितना होगा 10/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब क्या करना है, अब लगा दो कि हमें 2 सेकेंड में ये डिस्टेंस कितना कवर किया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये लगा सकते हैं ना, क्योंकि फोर्स क्या है कांस्टेंट है, जब फोर्स से हमारा एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो जब फोर्स कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, है ना। जब जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जब फोर्स हमारा कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना वैल्यू आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो s क्या हमारा डिस्टेंस है, चाहे डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो s u का वैल्यू कितना है 0, तो 1/2, एक्सेलरेशन कितना आया है हमारा 5, एंड टाइम कितना आया है t का स्क्वायर, टाइम कितना 2 कह रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2,
तो कितना हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, आसान है ना। ठीक है, अब इन प्रीवियस क्वेश्चन करेक्ट, व्हाट इज द इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, है ना। तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन कह रहा है कि इसका वेलोसिटी 2 सेकेंड में क्या होगा। तो देखो हमें एक्सेलरेशन कितना निकाले थे हम, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाले थे ना। देखो ना कितना निकाले थे, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाले थे। ठीक है, तो हम क्या निकालना है कि वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी क्या होगा 2 सेकेंड में, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो u कितना 0 है, a कितना है 5 और टाइम कितना 2, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए ओके। अब है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कह रहा है कि अगर मैं एक्शन रिएक्शन करने क्या मतलब है कि अगर मैंने इस पे बोर्ड पे हिट किया, ऐसे ऐसे हिट किया, ठीक है, तो मुझे चोट क्यों लगा। अगर मैं दीवार को ऐसे मार रहा हूं तो मुझे चोट क्यों लग रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, तो ये हो गया एक्शन। ठीक है, और दीवार क्या कर रहा है, हमारे ऊपर हमारे हाथ पे रिएक्शन फोर्स दे रहा है। तो ये जो एक्शन रिएक्शन जो फोर्स होता है वो बेसिकली दोनों इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो एक्शन हमने दिया इस तरफ, इस डायरेक्शन में, रिएक्शन क्या होगा, इस तरफ मिलेगा। समझ में आया चीजें। ठीक है, तो जो एक्शन रिएक्शन होता है वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है। तो ब्लैक बोर्ड जो हमारा व्हाइट बोर्ड है वो अलग एक ऑब्जेक्ट है, हमारा हाथ एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स जो एक्ट करता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है। तो लिख लो एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन acts on two different object। समझ में आया। ओके, जैसे आप यहां समझ सकते हो फॉर एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, तो वही है। ठीक है, अब जैसे देखो ये क्या कर रहा है, आप खुद देख सकते हो कि ये उंगली जो है इस दीवार पर ऐसे फोर्स लगा रहा है ना, ये फोर्स लगा रहा है। तो किस ये जो फोर्स जो लगा रहा है, ये जो फोर्स जो लगा रहे दीवार पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो दीवार क्या करेगा, इस उंगली पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो उंगली पे जो फोर्स जो लग रहा है वो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, और दीवार पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, इस उंगली ने इस पे दीवार पे एक्शन लगाया, तो दीवार ने क्या दिया, रिएक्शन दिया। ठीक है ना, तो दोनों का फोर्स का डायरेक्शन क्या अपोजिट है ना, लेकिन फोर्स का जो वैल्यू होगा दोनों क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑन डिफरेंट मासेस, कंसिडर यू एंड द अर्थ। ठीक है, यू कौन सा है, इसको बोला गया है, ये यू है, और हमारा अर्थ है ऐसे। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है ना, तो यहां आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, एक्शन में क्या है, अर्थ जो है यू को पुल कर रहा है। यू समझ लो कि एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, अर्थ जो क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है। ठीक है ना, तो रिएक्शन में क्या होगा कि जो चाइल्ड है यानी यू जो है वो क्या करेगा, अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है ना, लेकिन यहां पे जो इफेक्ट सिर्फ दिख रहा है ये सिर्फ चाइल्ड का दिख रहा है, अर्थ का नहीं दिख रहा है। क्या रीजन है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, F/m होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से, एक क्या होता है, F/m होता है। और हमें पता है कि जब 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है, हमें पता है कि 1/2 1/3 से बड़ा है। समझ में आ रहा है चीजें। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 का वैल्यू नीचे का डिनोमिनेटर में 2 छोटा है और 3 क्या है, बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो वैल्यू ओवरऑल ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा ये मास बढ़ेगा तो ओवरऑल हमारा जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा, घटेगा, यानी फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है ना, और जब हमारा मास घटेगा तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये चाइल्ड का जो मास है उसका मास क्या है, कम है। तो मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा,
लेकिन जो अर्थ है उसका मास बहुत ही ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ना के बराबर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि चाइल्ड का हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन अर्थ का देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, समझ में आया। तो यहां पे ये रिएक्शन है कि एक्शन का अर्थ पुश ऑन यू एंड रिएक्शन यू पुल ऑन द अर्थ। समझ में आया अच्छे से? ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे यहां पे देख सकते हो एक्शन रिएक्शन, जैसे ये हमारा क्या है, रॉकेट है। ठीक है ना, अब ये एक्शन में क्या है, रॉकेट पुशेस ऑन गैसेस, यानी क्या कर रहा है, जो रॉकेट है ये क्या कर, गैस को पुश कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्शन। ठीक है ना, और ये मान लो एक्शन, मान लो जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है। ओके, अब जो रिएक्शन है क्या है, गैसेस पुशेस ऑन द रॉकेट, तो गैस क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ पुश करेगा, तो वो क्या हो गया, रिएक्शन। तो वो भी जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ होगा। समझ में आ रहा चीजें? इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन रिएक्शन का जो फोर्स होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा फोर्स का वो अपोजिट होगा। समझ में आया चीजें? इसमें किसी को डाउट है क्या? तो ये बताइए मुझे कि यहां पे जो एफ नेट जो फोर्स होगा पूरा सिस्टम अगर मान लिया जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि रॉकेट और गैस को पूरा मान लिया जाए, ठीक है, तो यहां पे एफ नेट फोर्स क्या होगा, क्योंकि हमें पता है एफ नेट, यहां पे जो नेट फोर्स जो होगा क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू F1 माइनस F2 होगा। लेकिन अब दोनों जो फोर्स है बराबर है ना, तो F माइनस F इक्वल टू 0, यही होगा ना, ऊपर F नीचे F, तो दोनों में F नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स तो 0 होगा, क्योंकि ये बैलेंस फोर्स है। समझ में आ रहा है? तो F नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि F इक्वल टू क्या होता है, F एक्सटर्नल इक्वल टू होता है dp बाई डेल टी, ये होता है ना। इसका मतलब यह हुआ कि एफ एक्सटर्नल यहां पे नेट फोर्स जो आ रहा है वो तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया ना, तो नेट फोर्स क्या हुआ, यहां पे 0 है। ठीक है ना, तो यहां पे हम क्या लिख सकते, 0 लिख देंगे, और डेल पी क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में डेल टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब पी फाइनल इक्वल टू पी इनिशियल हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी शुरुआत में जो मोमेंटम होगा ओवरऑल पूरा सिस्टम का, बाद में भी मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा, यानी मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, और इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो रॉकेट होता है वो बेसिकली किस पे बेस रहता है, किस लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पे चलता है, इसका मूवमेंट होती है। ठीक है ना, ओके। तो नेक्स्ट इसका देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है कि रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत से पे चलता है, किस पे सिद्धांत चलता है, इसका सिद्धांत क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं कि दिस विल हेल्प यू रिमेंबर न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, ये हटा दो वीडियो क्लिप, ठीक है, इसमें ध्यान मत दो, है ना। अब यहां देख सकते हो कि जो बलून कर क्या कर रहा है, बलून जो है एयर को नीचे की तरफ पुश कर रहा है ऐसे, ठीक है, लेकिन जो एयर है वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ इसको क्या कर फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी कहने का मतलब एक्शन क्या है, एयर रसेस आउट, एयर नीचे जा रहा है, रिएक्शन क्या होगा, बलून गोज अप। ठीक है ना, यानी क्या दिख रहा है कि बलून जो है नीचे की तरफ जा रहा है, सॉरी एयर जो है नीचे की तरफ जा रहा है, और हमारा जो बलून है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो फोर्स है, एक्शन एक्शन फोर्स दोनों सेम है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब यहां आप देख सकते हो कि जैसे ये इसमें छलांग लगाया तो ये हुआ एक्शन इस तरफ, तो ये जो हमारा जो भी व्हीकल है, ठीक है, वो क्या होगा, वो पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्शन रिएक्शन हो गया। ओके, अब देखिए क्या लिखा है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस किस में लगता है, दो डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक्शन ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो कौन सा हो जाए, देखो कौन सा ऑप्शन है, एक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो आपको मेरा लेक्चर्स कैसा लगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरा लेक्चर्स से जैसे मैंने जो बताया फोर्स एंड मोशन, ये पूरा कंप्लीट लेक्चर था। ठीक है ना, ओके, और आई होप कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।